हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग ARK9। जी आप लोगों के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से स्टार्ट कर चुके हैं सेवल का, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेवल के अंदर, जो कि हम बात करेंगे डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड। इसका इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको सेफल के चैप्टर स्टार्ट करते वक्त दिया था, इंडियन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड डेट फंडिंग्स क्या होती हैं। यहाँ मैं चैप्टर पे डायरेक्टली आपसे बात करता हूँ। याद देखिए चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से 5 to 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, तो आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत सिंसियरली स्टडी करना है। कुछ पार्ट इसका ऐसा है जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पढ़ा होगा, और कुछ ऐसा है जो आप यहाँ फ्रेश होकर पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर डेवलप करता है ना एग्जाम में, वो इतना डिफिकल्ट फॉर्म में भी कई बार उसको रखा जाता है कि उसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, वहाँ डिफिकल्टी आ जाती है। आइए सीखते हैं। जब हम बोल रहे हैं डेट मार्केट, डेट फंड, तो यहाँ मार्केट की बात होगा ऑफ कोर्स, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके कैपिटल मार्केट पे बड़ी इंपॉर्टेंट डिपेंड करती है। मींस कैपिटल मार्केट प्ले करता है क्रूशियल रोल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर की बात की जाएगी, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आपको कंसीडर करना है, तो उसका बैरोमीटर क्या है, उसका कैपिटल मार्केट देख लीजिए कितना ग्रो कर रहा है। और कैपिटल मार्केट ग्रो कब करेगा, जब फंड मोबिलाइज होंगे। सर ये फंड मोबिलाइज कब होंगे? सपोज आपके पास पैसा है, आपने उस पैसे का कहीं यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, बट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप इसी पैसे को किसी कॉर्पोरेशन को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दीजिएगा, उसके बदले वो आपको एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी। अब आपको ये भरोसा है कि मैं इक्विटी मार्केट में जाकर रिस्क नहीं ले सकता सर, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर मैंने जैसे पहले बता दिया, दो सेगमेंट्स बनती हैं। पहली जिसको हम बोलते हैं इक्विटी, एंड सेकेंड जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, डेट सेगमेंट की बात करते हैं। बट आपको पता है इक्विटी में हाई रिस्क है, और मेरे को लगता नहीं मैं रिस्क लूंगा इतना। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ठीक है मैं डेट फंडिंग की तरफ जाऊंगा। अब आपने अपने फंड को मोबिलाइज कर दिया, आपने जैसे इन्वेस्टमेंट किया, तो अल्टीमेटली जब ये इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेट्स को, गवर्नमेंट को अवेलेबल होगा, तो अल्टीमेटली कंट्री में डेवलपमेंट्स होंगे। जब डेवलपमेंट्स होंगे तो इकोनॉमिकली कंट्री ग्रो करेगा। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को आपको कंसीडर करना है, तो आप उसका कैपिटल मार्केट को जरा ध्यान से स्टडी कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा वो कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। कई सारी ऐसी स्टडीज हैं जो मैं आपको अभी इस चैप्टर में दौरान बताऊंगा कि आपसे कैसे समझेंगे। मैं RBI की क्या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या रिफॉर्म्स लाए गए, उस पर भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टाइम। अच्छा, चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ खास बातें पहले ही बता दूं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। क्या? एक तो देखो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा, लेकिन कई बार पैराग्राफ से भी क्वेश्चन डेवलप हो जाता है, तो थॉरली रीड करना चाहिए। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट भी लेके चलूंगा, बट यू नो व्हाट, इट्स माय एडवाइस कि आप उसे एक बार रीड भी प्रॉपर कर लें। रेगुलेशन गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रेगुलेशन याद कराऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। ऑलराइट, तो ये भाई साहब खड़े हुए सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं सर, ये डेट फंड का मेरे को इशू पूरा नहीं पता है। तो मैंने इनसे बोला है कि आप एक काम कीजिएगा, आप देखिए, क्लास अटेंड कीजिएगा, और आपको पूरा मार्केट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम अगर 2-3 बातें खासकर समझते हैं। आपको पता है कि फंडिंग्स, कॉर्पोरेट्स को फंडिंग चाहिए, गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए। अब बैंक अकेला सफिशिएंट नहीं है फंडिंग्स को फुलफिल करने के लिए, इसलिए क्या किया गया कि इन कॉर्पोरेट्स को, अब इस मार्केट में कौन कौन सी बॉडीज होंगी, पहले उनका नाम याद कर लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा, यहाँ पर पब्लिक बॉडीज होंगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होंगी, बॉडी कॉर्पोरेट्स होंगी, क्लियर, बैंक्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे। ये क्या करते हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं। वेट कर वापस रिवाइज कर लीजिएगा, ये प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के नेम आपको याद होने चाहिए, आई होप होंगे भी। गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉडी, पब्लिक बॉडीज, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। ये बॉडी कॉर्पोरेट्स आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करता है। अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है, इसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देगा। जैसे हम देखेंगे, आगे पढ़ा के बताऊंगा भी मैं आप लोगों को, जनरली ऑब्जर्व किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नेचर के हैं जिनको बोलेंगे जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नेचर के हैं। तो सिक्योर्ड का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर डेट इंस्ट्रूमेंट को उस पर्टिकुलर गारंटी के साथ में, मतलब क्या होगा, यहाँ पर से सिक्योर्ड किया जाएगा। सिक्योर कैसे है? कोई कॉर्पोरेशन कर रही है एसेट्स के थ्रू, कंपनी कर रही है एसेट्स के थ्रू, ठीक है, उसके एसेट्स को चार्ज क्रिएट करके सिक्योर्ड किया जाएगा। एक वैसा होगा जहां पर एक्चुअली कोई सिक्योरिटी क्रिएशन नहीं होगा, बट
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर जब सिक्योरिटी क्रिएशन ही नहीं है तो सर ये तो बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हो जाता और सिक्योरिटी क्रिएशन होता तो हम जाकर पैसा ले सकते थे, कैसे, उस पर्टिकुलर सिक्योर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके। बट यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है जो अनसिक्योर नेचर के डाटा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। दैट्स द रीजन ये एक लुक्रेटिव ऑफर बन जाता है इन्वेस्टर के लिए कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ उसे मिल रहा है तो इन्वेस्ट करता है। बट इट डजंट मीन दैट कि आपका पैसा यू नो व्हाट अगर अनसिक्योर्ड है तो पैसा मिलेगा ही नहीं। उसके प्रोविजंस हम लोग आगे और भी डिटेल में समझेंगे ना। अब इनको टेंशन था कि डेट फंड क्या है, इसकी डिटेल के लिए हम क्या करते हैं, इनसे बोलते हैं आइए हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। सो हम आपके मॉड्यूल पे सीधे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो छोटा छोटा बात है यहाँ पे, मैं आपको ये वाला पैराग्राफ मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, ये बहुत बच्चों वाला है, बच्चों वाला में आपको थ्योरी रीड करना है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इन पॉइंट्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक अभी यहाँ बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन डेवलप होता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, क्या एक्चुअली क्या हुआ ना, बाय द टाइम कुछ यू नो व्हाट एक रिफॉर्म्स लाए गए डेट मार्केट के अंदर ताकि इसको और क्या इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके इस मार्केट को। और यहाँ से यू नो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, उनके भी रूल्स को थोड़ा एनहेंस किया गया, ठीक है। तो आरबीआई ने ना अपना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी 2013 एंड 14 के अंदर क्या किया था, बैंक्स को भी ऑथराइज किया कि आप पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट कीजिएगा। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसे ही कई सारे रिफॉर्म्स लाए गए। रिफॉर्म्स में ये था कि पहले आपको डेट जो इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किया इसकी पब्लिक लिस्टिंग होती थी, उसे 12 डेज लगते थे, लेटर ऑन उसको 6 डेज किया गया, आज की डेट में 6 डेज है, ऑलराइट। तो हम ऐसे सारी स्टेप्स को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या डेवलप हो सकता है, आपसे पूछ सकता है वो कि सेवरल पॉलिसी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर टू डेवलप द वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। अब ये क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर नोट कर लें। आप इसके लिए ये मैं सोच रहे कि बाद में नोट करेंगे, आप अपने मॉड्यूल को साथ रखिएगा, उसमें नोट कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझते हैं। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको भी 2 मिनट में याद कराऊंगा, ट्रस्ट मी, बस अटेंशन के साथ चलिएगा। देखिए पहला ही सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या रखा था, ये वाली जो बात हम बात करते हैं ना यहाँ पे, कहता पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट। किसको बोला, allowing banks for provide partial credit enhancement for enhancing the credit worthiness of the corporate bonds। सर ये partial credit क्या है सर, ये partial credit enhancement, मेरे बच्चों ध्यान सुनना। देखो मैं आपको सब बता रहा हूँ, नोट करना चाहते तो कर लीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई आपको जानते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी 13 एंड 14 के अंदर ना, 13 एंड 14 में क्या किया था, 13 एंड 14 के अंदर 13-14 के अंदर क्या किया गया था, आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने कहा बैंक्स को कि भाई ऐसा है, जो बॉन्ड का इशू साइज है ना, बॉन्ड का इशू साइज, बॉन्ड का क्या है बेटा, इशू साइज, उस इशू साइज का अप टू 50%, पहले इनिशियली 20% था, फिर उसको 50% किया गया। 50% किसका, इशू साइज का। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के आपने बॉन्ड इशू किए हैं, 100 रुपीज़ के आपने बॉन्ड इशू किए, मान लीजिएगा 100 रुपीज़ के जो बॉन्ड इशू किए हैं उसमें से 50% मीन्स 50 रुपीज़ तक क्रेडिट फैसिलिटी एंड लिक्विडिटी फैसिलिटी आप उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को या जिसने जो इशूअर है उस इशूअर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 50% ऑल ओवर है, वैसे इंडिविजुअल बैंक के लिए 20% है। अब से इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आप बॉन्ड के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं, उस फंड में आपको मान लीजिएगा आपको जरूरत थी 100 करोड़ रुपया का, आप बैंक को जाकर 50% तक, मतलब टोटल ऑल ओवर बैंक लिमिट बता रहा हूँ, 50% तक आप बैंक आपको क्या कर सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी उस पर ग्रांट कर सकता है। पहले ये नहीं था, अब इसको बाद में 2013-14 और 14 में, ईयर 2014 में आरबीआई ने परमिट किया बैंक्स को। तो क्या कह रहे हैं, पहला मेजर जो देखा गया, ये क्या था, पहला मेजर था बैंक्स प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट। अल्टीमेटली क्या होगा, जब उससे क्रेडिट वर्थिनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्लियर एकदम। दूसरा क्या लिया, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज बनाई गई। आप लोग जानते होंगे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज, जितने भी इशू होते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होता है, बाय द एक्सचेंजेस, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस में उसे मेंटेन करेंगे, प्लस रिपोजिटरीज। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या होगा, एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन बन पाएगी। प्राइमरी इशू जब उसका आया था, सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रेड हुआ था,
ये बहुत देखो डिटेल समझो ना, इसका कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझो कि पहला हमने देखा कि भाई बैंक्स को क्या अलाउ किया गया, क्या कर रहे हैं वो, दे प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट ये प्रोवाइड करे। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई इशूअर बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो आई मीन फंड रेज कर रहा है, तो उसे बैंक ऑल ओवर लिमिट 50% तक उस बॉन्ड इशू के साइज तक का पैसा दे सकता है। ठीक है। सेकेंड हमने देखा क्या, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज बनाई गई जहां पर एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड बेस पे रखेंगी। कंसोलिडेटेड का मतलब कब प्राइमरी इशू आया था तब, जब आप जानते हैं फ्रेश इशू आता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, और जब वही इशू मार्केट में ट्रेड होता है एक्सचेंजेस पे तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ऑलराइट। सेकेंड थर्ड रिफॉर्म के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म किसके लिए होता है, बस बेसिकली आप जानते हो कि ट्रांसपेरेंसी रहे रिगार्डिंग वॉर इन ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म क्यों यूज की जाती है, बिल्डिंग के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट द बेस्ट प्राइस, टू डिस्कवरी ऑफ द प्राइस, यू नो व्हाट, प्राइस डिस्कवरी के लिए हम काम करते हैं। तो क्या किया इन्होंने मैंडेटरी किया कि भाई जो भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर सिक्योरिटीज, दैट सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली ही उसकी बिल्डिंग की जाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या इनिशिएट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए स्टार्ट किया गया ट्रांसपेरेंसी पर्पज से। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए गए। आप लोग सब जानते होंगे जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं तो क्रेडिट रेटिंग लेना ही मैंडेटरी होती है। क्लियर है ये बात। थर्ड, इन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे ISIN बोलते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, जो भी इशूअर होता है ना उसकी सिक्योरिटी को स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है ताकि वो कहीं पर भी अगर एक्सचेंज में ट्रेड करे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो ट्रेड होती है तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। एंड फर्दर से बेनिफिट क्या होंगे, कभी भी आप कोई फर्दर इशू लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, वहां पर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब सेपरेट अलग अलग आपको इशू क्रिएट कर, आई मीन नंबर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक ही नंबर में स्पेसिफिकली ट्रेड करेगा। मतलब आपका जो भी सिक्योरिटी का नंबर, मान लीजिएगा सिक्योरिटी नंबर आपको दिया गया 00132SHA। अब यहाँ जो है ना SHA जो कोड बना दिया क्या है, SHA जो कोड है ये यहाँ पर पता रहेगा कि भाई सहारा ग्रुप से है या कोई पर्टिकुलर, सहारा नहीं चलिए और कोई कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी से है। क्लियर एकदम। तो यहाँ पर हमने क्या करा, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि हम भाई हमको पता है कि कंपनी ये भी SHA लिमिटेड से ही है, नेक्स्ट सिक्योरिटी भी आ रही है SHA लिमिटेड की ही है। ठीक है। सो पहला हमने देखा बैंक्स को अलाउ किया गया पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए। सेकेंड हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे ध्यान से और अच्छे से याद कर लीजिए कभी। सेकेंड हमने क्या कंसिडर किया कि यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया इनको बेटा, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज। इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज कौन मेंटेन करेगा इसको, रिकॉर्ड्स को, एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली किस लिए, ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और किसको, जबकि कोई सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटीज कैसे लाई जाएगी, सिक्योरिटी मीन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर। फोर्थ हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, ध्यान सोचो, हम फोर्थ में कंसिडर क्या कर रहे हैं कि सर यहाँ पर सिक्योरिटीज को स्पेसिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, कैसे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली ट्रेडिंग के टाइम पे बेटा यूज किया जाता है। ठीक है। देन ट्री पार्टी रेपो ट्रेडिंग। अब ट्री पार्टी का मतलब यहाँ पर है थर्ड पार्टी। कहीं बच्चे लोग ट्री पार्टी को तीन पार्टी बना देता है, थर्ड पार्टी, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किस लिए होती है मेरे बच्चों, जो भी फर्दर देखो बोरोअर लेंडर का अपना काम हो गया, फर्दर अब यहाँ पर जो बीच में जो कस्टोडियन की सर्विसेज है, सेटलमेंट की सर्विसेज हैं, वो क्या करेगी, थर्ड पार्टी यहाँ पर काम करेगी ताकि उससे क्या होगी, लिक्विडिटी बैलेंस होगी और प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे बेटर हो पाएगी। नाउ टाइम टेकर फॉर लिस्टिंग। अब जो पहले पब्लिक लिस्टिंग होनी मैंडेटरी थी, ऑफ कोर्स मैंडेटरी थी, लेकिन सर उसमें 12 दिन लगते थे, नाउ इट्स कितना हो गया, 6 days। एंड जो पहले 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है उसको क्या कर दिया, अवे कर दिया, मतलब वो खत्म कर दिया है। तो रिमूव कर दिया रिक्वायरमेंट ऑफ 1% सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स और पब्लिक इशू फॉर द सिक्योरिटीज। अब मेरे को बताऊं मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, एग्जामिनर ना प्रोबेबली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ प्रोबेबल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसे थोड़ा थोड़ा समझ के याद जरूर कीजिएगा। ठीक है। पॉइंट्स, की पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा, क्या क्या किया गया, पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट ऑफ कोर्स कौन दे रहा है, हमें बैंक्स दे रहा है। सेकंड हमने क्या देखा इसके अंदर, जैसे इमेजिन
सर हमने देखा सेकेंड कि यहाँ सर क्या होगा, सोच के देखो, एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनेगी। इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी क्या करेगी, मेंटेन करेगी, डेटा मेंटेन करेगी कौन, बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। कैसे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कैसे, जो रिगार्डिंग होगी किसके, प्राइमरी इशुएंस एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स के ऊपर लेकर, क्लियर एकदम। फिर हमने थर्ड किसी से पकड़ा, सोचो इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म किस चीज़ के लिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी बेसिस के लिए, ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे आप सिक्योरिटीज अगर इशू कर रहे हैं, ठीक है सर। फिर हमने फोर्थ का देखा, एनहेंस किया गया स्टैंडर्ड्स फॉर क्रेडिटिंग या स्टैंडर्ड्स एनहेंस किए गए। ये आप लोग क्रेडिटिंग जानते हो, फिर जानते हो तो फिर पूछो यार, बताएंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंदी है बेटा, तो मैं हर छोटी छोटी एस्पेक्ट को तो एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। आई मीन जो ऑलरेडी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी है उनको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट अगर डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा हमने, यहाँ पर सर स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है सर। एंड आफ्टर वर्ड हमने क्या देखा यहाँ पर सर, ट्री मतलब थर्ड पार्टी रेपो एग्रीमेंट्स, ठीक है सर। सर उसके बाद हमने क्या देखा, कंसिडर किया यहाँ पर जो सर पहले जहाँ पब्लिक इशू होता था, पब्लिक इशू को हमको लिस्ट कराना होता था, पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज को इशू को हमको लिस्ट कराना होता था। इट टेक्स अराउंड 12 days, नाउ इट टेक्स अराउंड ओनली 6 days लिस्टिंग के लिए, ऑलराइट। एंड लास्ट वन, जो 1% डिपॉजिट सिक्योर करनी पड़ती थी, आपको क्या करना पड़ता, 1% डिपॉजिट करना पड़ता था सिक्योरिटी, वो अब कंडीशन नहीं है। क्या होता था, इशू साइज का 1% लेके आते थे, इशू साइज का 1% डिपॉजिट करना पड़ता था, वो अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो जनरली है ना, डेट मार्केट के बारे में डिटेल दे रखा है, बहुत यू नो व्हाट लेसन्स हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, आप लोग इसके साथ बहुत फैमिलियर होंगे। देखो क्या था सर, यहाँ पर क्या है ना, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, और इसे इशू करने वाली लीगल एंटिटीज होंगी, जो मैं आपको बता था अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बैंक इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडीज। ये कौन है, ये इशूज होंगे, जनरली इशूज होते हैं। कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसी मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो इनसे ही, मतलब एक होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। ऐसी सिक्योरिटीज जिसको स्पेसिफिकली कौन इशू कर रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन से नेचर के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं वो, सर जीरो कूपन बॉन्ड्स हो सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड आई होप पता होगा आपको, याद होगा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं, डीप डिस्काउंट, ऑलराइट। या फ्लोटिंग रेट नोट बॉन्ड्स हो सकते हैं, या ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं। तो ये किस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के। वहीं हम देखते हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट, आप फिक्स इनकम या पीएससी बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स, ठीक है, या डिबेंचर्स, ये कहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, ये है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट के। तो मार्केट जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अच्छा, दोनों में अगर देखा जाए तो पहले क्या था ना, जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसकी लिस्टिंग मैंडेटरी नहीं थी, बट आफ्टर द यू नो व्हाट टाइम ये मैंडेटरी कर दिया गया। अब अगर कोई कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अगर इशू किए जाते हैं, अब उनकी भी लिस्टिंग मैंडेटरी है। उसके रेगुलेशंस क्या हैं वो भी अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आया। अच्छा, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होगा, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने के लिए जो हम बोलेंगे पब्लिक डेट ऑफिस किसके अंडर आता है, आरबीआई के। तो जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इशू मैनेज किया जाता है वो कौन करती है, आरबीआई करती है। तो यहाँ एक बेटा सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। वन मोर टाइम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। इस डीलिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है, आरबीआई सेटलमेंट्स करता है, बिडिंग एक्सेप्ट करता है, सेटलमेंट्स करता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए करता है, ठीक है। ये यहाँ के कॉन्सेप्ट में बोला है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, एज आई सेड बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसमें आपको क्वेश्चन डेफिनेटली डेवलप करने की कोशिश करेगा और हमें आना भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ से ना बेटा चैप्टर आपके 12th की याद दिलाएगा आपको, अगर आप 12th कॉमर्स में थे, नहीं तो आपने एग्जीक्यूटिव तो पढ़ी होगी। तो ये डिबेंचर्स वगैरह के बारे में मैं आई होप इस सेशन में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप इसको रीड जरूर कर लें। मैं स्पेसिफिकली रेगुलेशंस पे जाके अभी फटाफट सबसे रेगुलेशन डिस्कस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बार डेफिनेशन जरूर पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर डेफिनेशन जो प्रोवाइड किए गए, इसको भी हम जानते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं, टेन्योर, रिडीमेबल एंड अनरिडीमेबल, जो कि अब है नहीं, एक्चुअली है ही नहीं, अभी अब क्या नहीं है तो नहीं है, मतलब
एंड मोड की अगर बात करें, ये भी हमने सुना होगा, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, इस पर हम डिस्कस करेंगे भी। नेगोशिएबिलिटी की बियरर एंड रजिस्टर्ड। बियरर आप बहुत से जानते होंगे, बहुत बार पढ़ा हुआ है। बियरर का मतलब भैया ऐसा है जिसका नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफरेबल हो सकता है, मतलब आज मेरे पास ये है मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। रजिस्टर्ड कैसा है? नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल। यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, आपको ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ये सारी बात एग्जीक्यूटिव में पड़ी है, मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी बोल रहा हूँ, कोई डाउट होगा एनआरके 9 का कॉन्टैक्ट नंबर पे ना, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे स्पेसिफिक क्वेरी भेजिएगा, डेफिनेटली आंसर करेंगे, अगर छोटी छोटी कोई तब में इशू हो तब भी। अभी हम लोग यहाँ पर बेटा चलते हैं खास बात पे। ये पूरा यहाँ से आपका एग्जीक्यूटिव का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ इसके लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर। बहुत ध्यान सुनना, ये लीगल फ्रेमवर्क आपको याद करना है, बहुत से याद करना है। देखो समझो, बहुत ध्यान सुनना, पहले स्क्रीन छोड़ दो, ध्यान सुनो एक बार। एक्चुअली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब एक्चुअली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान से सुनेगा। डेट सिक्योरिटीज़ के लिए हमको लीगल जो फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क मतलब जो लीगल प्रोविजंस पे अप्लाई होंगे उसे समझना है। तो पहले हम समझते हैं कौन कौन से यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट एंड कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, ठीक है? जब हम कंपनीज एक्ट का बात करेंगे ना, यहाँ पर ध्यान सुनना मेरे बच्चों, जब हम कंपनीज एक्ट का बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कहता है सेक्शन 17 रीड विद रूल नंबर 71, सॉरी सेक्शन 71 रीड विद रूल नंबर 18 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। ये आप अच्छे से जानते होंगे बेटा। ये क्या है ना, देखो समझो, जब हम बोल रहे हैं ना डेट सिक्योरिटीज इशू करने की हम बात कर रहे हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में 71 कहता है। अच्छा, सेक्शन जब 17(1) पढ़ते हैं ना, 71 ऑलराइट, 71 जब पढ़ते हैं तो ये बताता है कंडीशंस टू इशू डेट सिक्योरिटीज, कंडीशन टू इशू डेट सिक्योरिटीज, ठीक है? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, इसके जब हम पढ़ते हैं कंडीशन टू इशू डेट सिक्योरिटीज, ये सेक्शन कहाँ से लिखा हुआ है? सेक्शन 71 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। साथ साथ ये कहता है कि 2-3 बातें हैं। तो एक तो इशुएंस की बात है, दूसरी बात यहाँ कहता है अपॉइंटमेंट की बात करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी प्लस साइनिंग ऑफ ट्रस्ट डीड प्लस क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है? तो ये कुछ बातें यहाँ पर 71 से लेनी जाती हैं। क्लियर हो रहा है? सेक्शन 71 जो है ऑफ कंपनीज एक्ट, वो जब भी आप डेट सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो वो बोलता है कंडीशन टू इशू डेट सिक्योरिटीज प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी प्लस, यहाँ डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आगे एंड उसके बाद में हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बाद साइनिंग ऑफ ट्रस्ट डीड है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। एंड आफ्टरवर्ड हम देखेंगे क्या? क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर एकदम? अच्छा, इसके अलावा जब हम बेटा 2-3 बातें और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्या खास ध्यान रखेंगे? देखो, जब यहाँ डिबेंचर सिक्योरिटी, पहला क्वेश्चन याद हुआ आपको कंपनी का, दूसरा कहता है आपको अप्लाई करेगा आईसीडीआर जब अप्लाई होगा, याद रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात रखना, जब भी कोई डेट सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल होगी, कैसी होगी? कन्वर्टेबल इन नेचर होगी। अब कन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ, समझो बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम, अभी यहाँ समझोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। हम जानते हैं या तो पार्शली कन्वर्टेबल या फिर फुली कन्वर्टेबल या ऑप्शन कन्वर्टेबल। पार्शली, देखो समझो, पार्शली, फुली और ऑप्शन कन्वर्टेबल। और वो कन्वर्जन जो है ना, चाहे वो लिस्टेड एंटिटी हो या अनलिस्टेड एंटिटी हो, उसके अगर इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिस्टेड या अनलिस्टेड एंटिटी के इक्विटी शेयर में कन्वर्जन अगर हो रहा है, किसमें? लिस्टेड और अनलिस्टेड एंटिटी के इक्विटी शेयर्स में, तो आईसीडीआर आपको फॉलो करना है, ये मैंडेटरी है। मेरे बच्चों को यहाँ बात पकड़ में आ रहा होगा,
पहला हमने कमजेक का रेगुलेशन पढ़ना है, और 71 अप्लाई होगा सेक्शन 71 रीड विद रूल नंबर 18। वो 4 बातें बोलता है, कंडीशन टू इशू डेट सिक्योरिटीज प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सेकंड साइनिंग ऑफ ट्रस्ट डीड, एंड थर्ड क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई भी आपने जो डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो अगर कन्वर्टेबल है या कन्वर्टेबल है फुली, पार्शली, ऑप्शनली, और वो चाहे लिस्टेड एंटिटी के केस में हो रहा हो कन्वर्ट या फिर अनलिस्टेड कंपनी के केस में हो रहा हो, मतलब इक्विटी में अगर कन्वर्जन हो गया तो आपको ICDR भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका अपोजिट देखते हैं, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज कहता है जी, यहाँ आप कहता है नॉन कन्वर्टेबल, याद रखना नहीं, यहाँ पर कहता है नॉन कन्वर्टेबल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था अभी कि अब मैंडेटरी कर दिया गया है, मीनिंग अब करना सेंस अभी हम जो 2008 पढ़ते हैं तो इट मीन्स कि मैंडेटरी है कि डेट सिक्योरिटीज जो पब्लिक को इशू कर रहे हैं, याद देखिएगा वो लिस्टिंग होना उनका मैंडेटरी है, बट प्रोवाइडेड वो क्या कह रहा है नॉन कन्वर्टेबल। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है ना, आपने जहाँ पे कन्वर्जन होता है उसके लिए आपने रेगुलेशन बना ही रखा है ICDR, तो यहाँ तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो ही नहीं थी। बट लेटर ऑन एक देखो गवर्नेंस के पॉइंट से अगर देखा जाए तो क्या देखना था कि भाई ऐसा भी तो रेगुलेशन आपको बनाना होगा ना जहाँ पे कन्वर्जन नहीं है और लिस्टिंग हो रहा है, तो उसके हम वहाँ पर भी तो कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं ऑफकोर्स। तो उन्होंने बोला लिस्टिंग, इशू लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मेरे बच्चों ILDS भी बोलते हैं। ठीक है, जो नॉन कन्वर्टेबल होंगे, याद देखिएगा नॉन कन्वर्टेबल होंगे, चाहे वो लिस्टेड या अनलिस्टेड की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर ये भी अप्लाई होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है मेरे बच्चों पूछ लेना, यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो देखो पहला हमने क्या नोट किया, हमने यहाँ पर देखा कंपनी एक्ट के ऊपर पॉइंट से देखा हमने, फिर ICDR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ICDR में बोल रहे हैं अगर कन्वर्जन हो रहा है इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा वो पार्शली हो रहा हो। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको कंफ्यूज करने के दे सकता है कि वो एक कंपनी की अनलिस्टेड एंटिटी है, उसमें उसके लेटर ऑन उसके इक्विटी शेयर्स को और जो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कन्वर्ट किया जाएगा उस इक्विटी शेयर्स में, किस इक्विटी शेयर्स में, जो एंटिटी अनलिस्टेड है। ऐसा नहीं है, अगर कन्वर्जन है तो वो उसके लिए प्रोविजन बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये तो आपने कन्वर्टेबल के लिए बोल दिया, जो नॉन कन्वर्टेबल है वो तो उसके लिए ILDS, ये इसका पूरा डिटेल में समझूंगा भी। ठीक है, सो कहते हैं इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। आई होप ये भी क्लियर आपको होगा। अच्छा, अब एक और बात देखो, यहाँ कहता है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। बोला जी ये तो अप्लाई होगा ही होगा, बोला हाँ जी क्यों नहीं होगा, बोले इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। समझो, बहुत ध्यान समझना, इसकी 2-3 बातें खास हैं यहाँ पर। ये कहता है जी, आई होप आपको क्लियर होगा, मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो अपने मॉड्यूल में नोट कर लीजिएगा, बाकी है ना डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा नीचे का फिर। ठीक है, चलिए कहता है जी देखिए LODR का ना, LODR का चैप्टर नंबर है 5th, जिसमें रेगुलेशन लगती है 49 to 62। कहता है सर ये अप्लाई होंगे, किस पर अप्लाई होंगे, जहाँ पर भी आपने आपकी सिक्योरिटी ILDS में आई है, मतलब इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, मतलब जहाँ ये अप्लाई हो रहा है वहाँ पर। अब मतलब सर यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट, याद रखिएगा, जिनको आपने इशू किया, ऐसी डेट सिक्योरिटी जिसको इशू किया गया एज पर द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008, उस पर हम रेगुलेशन 49 to 62 अप्लाई करेंगे, मतलब डिस्क्लोजर्स अंडर चैप्टर 5th ऑफ LODR। बोला सर हमको ये बात याद हो गया, ये हम नोट कर लेंगे। आगे इसने के बाद और बोला, देखो ध्यान सुनना, कहता है जी इसके अलावा ना अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बोला वहां पर भी अप्लाई होगा। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, नॉन कन्वर्टेबल, तो यहाँ पर LI हमने लगाया था ILDS। ठीक है, अगर देखो आपको ये पता होगा अगर ये अप्लाई हो रहा तो यहाँ पर ये भी आता ही है, हमारा LODR भी आता है, लेकिन कहता है जी अगर आप नॉन कन्वर्टेबल, और इस पोर्शन में क्या करते हैं, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी क्या करता है, जो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे भी हमने क्लियर समझ लिया। ऐसे कहता है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उस पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट बोलता है यहाँ पे,
कहता है दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बोलो एक बार नाम ले लो, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या देखिएगा, बैंक से इशू कर सकती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का नेचर ही कैसा है, परपेचुअल, मतलब चलता रहने का है क्या सर, तो इसे बैंक इशू कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा, ठीक है। तो कहता है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उस पर भी हम एलओडीआर अप्लाई करेंगे। बहुत परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं आपको चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ से थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। सबको वन बाय वन हम डिटेल में लेंगे अभी, आपको रेगुलेशन आप सब थोड़ा माइंड में जरूर सेट हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिएगा आपसे कह रहा हूँ कि आपको फटाक से पकड़ना होगा कि देखिए कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, तो आप लगाएंगे क्या, आईसीडीआर, मैं बोलूँगा नॉन कन्वर्टेबल है, आप बोलेंगे आईएलडीएस, बोला ठीक है, एलओडीआर अप्लाई होगा, हाँ सर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो देनी पड़ेंगी सर दोनों केसेस में, ऑफकोर्स अगर वो कन्वर्ट होगा तो इक्विटी शेयर का फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और अगर नॉन कन्वर्टेबल है, डेट सिक्योरिटी इधर रहेगा, ऑलराइट सर, एलओडीआर में उसकी ऑब्लिगेशन बनेगी। कौन से चैप्टर से, चैप्टर 5 ऑफ एलओडीआर, रेगुलेशन 49 to 62 अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ क्या आया, कहता है आरबीआई की गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, पर आरबीआई की गाइडलाइंस बेसिकली कहाँ जाके लगती है, जहाँ पर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, बोलो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब इस जहाँ पर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वापस जहाँ पर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या फिर इनोवेटिव, बोलो इनोवेटिव का मतलब अभी बताऊंगा ना, ठीक है। इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सर ये क्या चक्कर है सर, ये क्या देने अजीब अजीब से इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, और सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। कोई नहीं, तुम याद तो करो, सुनो परपेचुअल बोल रहे, क्या बोल रहे हैं हम तुमको, परपेचुअल। सर परपेचुअल मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी खत्म नहीं होना, मैं बताऊंगा कौन से मेरे बच्चों। ये जनरली बैंक यूज़ करता है अपनी टीयर 1 कैपिटल को मैनेज करने के लिए। कई बार बैंक भी जब बर्डन में आ जाता है तो बैंक क्या करता है, अपनी कैपिटल को एडजस्ट करता है बाय शेयर्स, ठीक है। या कई बार वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू करता है जो उसके लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, टीयर 1 कैपिटल को। ऐसे टीयर 1, 2 एंड 3 करके कैपिटल होती है बैंक की, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा हमें अलग जाना पड़ेगा, बट मैं अभी सिर्फ इतना आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ कि हम ये समझ लें कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स या इनोवेटिव मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे एब्सोल्युटली कुछ नए क्रिएशंस हैं, तो उसको फाइनेंस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो होगी। और ये क्यों करते हैं, ये बेसिकली टीयर 1 की जो कैपिटल होता है बैंक का, उसको मैनेज करने के लिए। सर टीयर 1 की कैपिटल, बेटा टीयर 1 की कैपिटल जनरली उसकी बैंक की रिजर्व्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अभी और जाऊँगा डिटेल में। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इतना सीखा कि अगर हम लोग फ्रेमवर्क को देखें तो हमें क्या क्या बातें देखने को मिल रही हैं। पहला हमने कंपनीज एक्ट सेक्शन 71 और रीड करना है रूल नंबर 18, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे आईसीडीआर देखना है, जो कि अप्लाई होगा कहाँ पर, जब कोई भी डेट सिक्योरिटी कन्वर्टेबल होगी, चाहे वो ऑप्शनली हो, पार्टली हो, फुली हो, चाहे वो लिस्टेड में हो रहा है या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में हो रहा हो, ठीक है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कंपनीज के, ऑलराइट। और जो नॉन कन्वर्टेबल होंगी उसके केसेस में हम लोग ILDS लगाएंगे, इनिशियल लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। प्लस जब हम देखेंगे एलओडीआर, तो एलओडीआर के चैप्टर नंबर 5 में रेगुलेशन 49 to 62 अप्लाई होंगे। कहाँ अप्लाई होगा, ILDS वाली सिक्योरिटीज पे भी। प्लस ऐसी सिक्योरिटी जो कैसी हैं, देखो ना, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जो कि अभी हम डिस्कस किए थे, ऑलराइट। हाँ, एंड आरबीआई गाइडलाइंस की जब बात करेंगे, आरबीआई गाइडलाइंस कब फॉलो करनी पड़ेंगी, जब आपको ये सब क्या कर रहे हो, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू कर रहे हो या इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो, ऑलराइट। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो अगर आपने ऊपर अगर ये मेरे साथ बना लिया है तो ये पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारी बातें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। यहाँ ना जब हम डिस्कस कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो याद देखिएगा नेक्स्ट सेशन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम लोग किसके, हमारे आईसीडीआर का इंपॉर्टेंट क्यों है, कई सारी एस्पेक्ट बताऊंगा। क्या आईसीडीआर कहता है कि जैसे क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कीजिएगा आपको, यू नो व्हाट, अगर आप सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर रहे हैं तो यू नो व्हाट आपको ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट होनी चाहिए सेट्स वगैरह, ये सारी कॉन्सेप्ट में डिटेल में आपको बताऊंगा। बट पहले आप यहाँ तक एक बार पार्ट फटाफट से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा पार्ट बना रहा हूँ
ताकि आपकी स्टडी हैम्पर ना हो और आपको दिक्कत ना आए। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय एंड